Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 8. In this video lesson, we shall learn expansion of a determinant in compact form using minors and cofactors. हमने पिछले वीडियो लेसन्स में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना सीखा था. आज हम डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं उन्हें कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर माइनर्स और कोफैक्टर्स की टर्म्स में डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माइनर डिटर्मिनेंट्स से जो एसोसिएटेड माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो है हम माइनर की डेफिनेशन समझ लेते हैं. Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. तो यहाँ से स्पष्ट है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट लेट अस सपोज aij और दिस aij एलिमेंट इज लोकेटेड इन ith रो एंड jth कॉलम. तो जो ith रो और jth कॉलम है यदि उन दोनों को हम एलिमिनेट कर दें यानी उन दोनों को डिलीट कर दें तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा वो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस एलिमेंट aij. और माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij. तो उसको हम mij से डिनोट करेंगे यानी aij के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा दैट aij के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा दैट माइनर विल बी डिनोटेड बाय mij. तो अब इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग यदि हम एग्जांपल लें कि माइनर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो वो देख लेते हैं. मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए है और ये इस तरह से है. सपोज ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4, ये कोई डिटर्मिनेंट है और ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है. तो इसमें हम देखें तो यहाँ जो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 ये a11 है और ये a12 है और ये a13 a21 है और ये a22 है. इस तरह से है. तो यदि हम माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू यदि मैं निकालूं माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट सपोज 2, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे माइनर कैलकुलेट करना है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 2 एलिमेंट है दिस एलिमेंट 2 इज दिस वन और ये जो इसके ये जो है वास्तव में a12 है. तो ये जो 2 एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो जो 2 है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है. तो इसको हम एलिमिनेट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसको हम बोलेंगे a12 यानी इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर है दैट विल बी डिनोटेड बाय m12 और ये m12 हो जाएगा 3. इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. और इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे माइनर ऑफ एलिमेंट 3 चाहिए, सपोज माइनर ऑफ एलिमेंट 3 चाहिए. तो दिस 3 ये जो 3 एलिमेंट है नाउ दिस एलिमेंट 3 इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन. ये जो 3 एलिमेंट है ये यहाँ लोकेटेड है. तो इसका मतलब हुआ a22 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 3 इसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है. और चूंकि 3 का माइनर फाइंड आउट करना है तो 3 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बन रहा है दैट विल बी दी माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट 3. तो ये हो जाएगा m22 और ये हो जाएगा यहाँ पर चूंकि 3 इस रो और कॉलम में, इसको हटाने के बाद 2 रिमेनिंग है इस तरह से.
तो माइनर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से यदि हम कोई 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, सपोज एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज डिटरमिनेंट इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिटरमिनेंट्स चाहिए, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिमिलरली A31 A32 और A33। यहाँ पर हमें माइनर फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं एलिमेंट और यहाँ लिख देता हूँ माइनर। तो एलिमेंट मैंने लिया 1, तो 1 जो एलिमेंट है इट इज इक्वल टू एक्चुअली A11। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो कहलाएगा M11 और M11 हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो 1 एलिमेंट जिसमें भी है, यहाँ 1 एलिमेंट दिस इज 1 एलिमेंट और ये 1 जिसमें है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनसे जो डिटरमिनेंट बनेगा दैट इज माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट 1, क्योंकि ये डेफिनेशन थी हमारी। देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, जिसके अंदर ये aij एलिमेंट लाई करता है। तो हम इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 1 एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे माइनर पता लगाना है। तो 1 एलिमेंट जिसमें भी है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और इसके बाद जो डिटरमिनेंट्स बनेगी 5 6 8 9 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो आएगा आंसर दैट इज इक्वल टू M11 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट A11। तो ये हो गया 5 9 जा 45 और 6 8 जा 48, यानी ये हो गया -3। सिमिलरली यदि मैं कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं लेता हूँ 5 और दिस 5 इज एक्चुअली एट दिस लोकेशन, तो ये जो 5 है ये हो गया A22। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा इट विल बी इक्वल टू M22 और ये हम कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमें इस 5 एलिमेंट को फोकस करना पड़ेगा। तो इस 5 एलिमेंट जिस कॉलम और रो में है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे और इसके बाद जो पोर्शन जो एलिमेंट्स बच गए, जैसे यहाँ बचा 1 3 7 9, तो 1 3 7 9 हम यहाँ रख देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व किया तो क्या 9 9 1 9 -7 3 21 और इट इज इक्वल टू -12 है। इस तरह से हम माइनर कैलकुलेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट। सपोज मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ 7 और दिस एलिमेंट 7 इज एक्चुअली A31, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय M31। और अब M31 मुझे यदि कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो ये हम हटाते हैं और जो एलिमेंट 7 है उस जिस भी रो और कॉलम में है, 7 इस रो और कॉलम में है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए हैं उन एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 6 2 3 5 6 और इसको हम फिर फर्दर सोल्व कर लेंगे। 6 2 जा 12 है, -5 3 जा 15 और ये हो गया -3। इस तरह से हम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हुआ माइनस फाइंड आउट करना। तो डिटरमिनेंट्स यदि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि डिटरमिनेंट्स यहाँ 3/3 ऑर्डर का है तो इनका जो माइनर आ रहा है वो एक ऑर्डर लेस है, यानी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 देन माइनर इज ऑफ ऑर्डर 2, तो एक ऑर्डर कम हो जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का यदि हम माइनर फाइंड आउट करते हैं तो माइनर इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर लेस देन 1। तो ये एक रिजल्ट है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, सपोज कोई डिटरमिनेंट है और उसका ऑर्डर n है तो उसका जो माइनर है वो एक डिटरमिनेंट होगा जिसका ऑर्डर n-1 होगा। ये भी हमने देखा, जो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था यानी कि ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो माइनर जो है वो 2/2 यानी माइनर ऑर्डर 2 का एक डिटरमिनेंट है
और इसको हम फर्दर सोल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट और माइनर बोथ आर एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स, सो दे आर एक्चुअली a number or that number can be calculated by expanding minor or determinant whatever it is. अब आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाई aij, यानी aij के कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लीजिए कोई एलिमेंट है aij, स्मॉल aij है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसको हम कैपिटल aij से डिनोट करेंगे, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, aij विल बी इक्वल टू -1 टाइम -1 रेज टू द पावर i प्लस जे mij, जहाँ mij इज ए माइनर ऑफ aij. तो यहाँ पर जो इसकी जो डेफिनेशन दी है, कोफैक्टर की जो डेफिनेशन है, aij है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, और यहाँ जो कोफैक्टर की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ माइनर दी है, तो यदि माइनर कैलकुलेट करना आ जाता है तो फिर आसानी से हम कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट इस तरह से है a b c d, ये डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट्स में जो पहला एलिमेंट है a11, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यदि मुझे यहाँ जो पहला एलिमेंट है उसको मैं लिख देता हूँ a11, ये a12 और ये a21 और ये a22. तो यदि मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टू कोफैक्टर ऑफ सपोज a फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो जो a का जो कोफैक्टर है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमें a11 का कोफैक्टर चाहिए, क्योंकि a जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो कोफैक्टर ऑफ a जो है इट विल बी डिनोटेड बाय a11, और इसकी जो वैल्यू है बाय दिस डेफिनेशन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1 m11, और m11 हम कैलकुलेट करना हमें आता है, ये -1 रेज टू द पावर इवन हो गया तो वापस ये प्लस ही हो गया और m11 ही हो गया. और m11 की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट a लोकेटेड है उस रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी ये जो a है वो इस रो और कॉलम में है, इसको हम हटा देते हैं. इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है यानी स्मॉल d, इट विल बी इक्वल टू m11, और यहाँ कोई फर्क पड़ा नहीं तो ये +d इसका आंसर हो गया. इसी तरह से मान लीजिए मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ सपोज C फाइंड आउट करना है, तो C इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन 21, सो इट्स कोफैक्टर विल बी डिनोटेड बाय a21, और ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर, ये जो सफिक्सेज है i और j, ये इनकी लोकेशन है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट C है, स्मॉल c जो एलिमेंट है वो जहाँ लोकेटेड है ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो वो जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और फर्स्ट यानी ये 2 और 1, इन दोनों को हम यहाँ -1 रेज टू द पावर में सम के रूप में लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ aij है तो यहाँ भी aij यानी कि m21 हो जाएगा. लेकिन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3, तो ये माइनस हो गया और ये -m21. और m21 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? m21 की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें m21 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ जिस भी m21 ये C के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो C को हम, ये जो C है ये जिस रो और कॉलम में है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस रो और कॉलम में इसको हटा देते हैं, और ये जो B है वो हो गया m21, तो ये हो गया -b. तो इस तरह से जो है हम कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया है, कोफैक्टर में और जो माइनर है उसमें केवल एक सिंपल सा डिफरेंस है कि माइनर तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. माइनर कैलकुलेट करने के लिए तो जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है वो जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है दैट विल रिप्रेजेंट माइनर. और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो जो माइनर हमने कैलकुलेट किया उसको -1 रेज़ टू द पावर i + j से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोफैक्टर और माइनर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन कोफैक्टर में प्लस माइनस भी आएगा, यानी कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय दी -1 रेज़ टू द पावर i + j. इसकी वैल्यू से डिसाइड होगा कि ये कोफैक्टर माइनस आना है या प्लस आना है. अपोजिट ऑफ m1 मतलब माइनर आना ही नहीं आना है, ये पता लगेगा हमें -1 रेज़ टू द पावर i + j से. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये a11 लोकेशन पर है, तो जहाँ भी सफिक्सेज जो है उनका सम यदि इवन होता है तो माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है,
क्योंकि यहाँ सफिक्सेज का सम अगर 1 + 1 2 है तो -1⁻² होने से ये प्लस हो जाएगा, देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। बट इफ सम ऑफ सफिक्सेज इज ओड, जैसे यहाँ 1 + 2 है तो यहाँ पर सफिक्सेज का सम 3 हो रहा है, तो यहाँ पर जो है माइनर और कोफैक्टर दे विल बी अपोजिट साइन, दे विल बी ऑफ अपोजिट साइन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कोफैक्टर ऑफ सी देख रहे हैं, तो सी जो है वो इस सिचुएशन पर लोकेटेड है, 8 to 1 है, और यहाँ पर 2 और 1 का जो सम है वो 3 है, तो -1⁻³ हो गया, और यहाँ ये टोटल -1 हो रहा है। तो A21 और M21 दे विल बी ऑफ अपोजिट साइन इफ सम ऑफ सफिक्सेज इज ओड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ A11 और A22 है, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, और A12 और A21 इनके कोरस्पॉन्डिंग माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के होंगे। इसी तरह से हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सपोज ये डिटर्मिनेंट ये है कि 2 - 3 5 और यहाँ 6 0 4 1 5 -7, ये एक डिटर्मिनेंट है, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 2 है, ये चूंकि फर्स्ट लोकेशन पर है इसलिए इसको A11 कह देंगे, ये A12 है, ये A13 है। सिमिलरली यहाँ पर A21 A22 और A23 है, और यहाँ हो जाएगा A31 A32 और A33। तो ये अब इसमें जो है A11 यहाँ 2 है, A12 यहाँ -3 है, इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं कि ये जो 2 है वो वास्तव में A11 है, और ये जो -3 है ये वास्तव में A12 है, इस तरह से है। तो इस तरह से मैंने यहाँ ये लिखा है, और इसी तरह से जो A13 है वो हो गया 5 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो चूंकि 2 इज लोकेटेड इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो एक्चुअली 2 A11 इस तरह से है। तो अब हम जो है अब डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं एलिमेंट, और फिर यहां लिख देता हूं माइनर, और फिर लिख देते हैं यहां पर कोफैक्टर। तो एलिमेंट लेते हैं 2, और ये 2 है वो वास्तव में A11 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा दैट विल बी इक्वल टू M11, और M11 हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। 2 जिस रो और कॉलम में है, ये जो 2 है ये इस रो और कॉलम में है, इसको एलिमिनेट करने के बाद माइनर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो माइनर है वो हो गया 0 4 5 -7, ये इसका माइनर हो गया। इस एलिमेंट 2 का जो माइनर है वो ये हो गया है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0 और -20, ये 0 और -20। तो इस ये कैलकुलेट करने पर ये आता है -20। अब हम A11 कैलकुलेट करेंगे, तो A11 इज इक्वल टू -1⁻1 + 1 M11, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है ये -20, ये -1⁻2 है, तो ये प्लस हो गया, और M11 जो है ये M11 के इक्वल ही हो गया। जब भी यहाँ पर जो सफिक्सेज का सम अगर इवन होता है तो ऐसी स्थिति में माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम ही हो जाते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है -20। तो यहाँ माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम है। इसी तरह से यदि मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं एलिमेंट लेता हूँ -3 जो कि A12 लोकेशन पर है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर हम कैलकुलेट करेंगे वो M12 कहलाएगा। और यदि मैं -3 को ले रहा हूँ तो -3 जो है जिस भी कॉलम और रो में है, ये इस कॉलम और रो में है, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद हम माइनर लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको लिखकर मैं माइनर बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 4 1 -7, और इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। ये हो रहा है -42 -4, इट इज इक्वल टू -46। तो ये जो A12 के कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो आ रहा है -46। अब यदि मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालता हूँ तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू A12, और A12 हो जाएगा -1⁻1 + 2,
और M12 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और -1 रेज़ टू द पावर ओड हो गया क्योंकि 3 है, तो ये -M12 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो कोफैक्टर है A12 यानी -3 का जो कोफैक्टर है A12 और इसका जो माइनर है M12 दे आर ऑफ अपोजिट साइन। तो यहाँ अगर -46 आया है तो ये आ जाएगा प्लस का 46। तो इस तरह से जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकाल के बताया है। वैसे ही आप डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके कोरस्पॉन्डिंग माइनर और कोफैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ थे हम, और यहाँ हमने जो 2 और -3 है इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स 2 और -3 है इनके माइनर और कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किए। और यदि क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं, एक आध माइनर और कोफैक्टर हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये डिटर्मिनेंट में फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ डिटर्मिनेंट थी 2 -3 5 और 6 0 4 और 1 5 -7। 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7 चेक कर लेते हैं। टू -3 5 6 0 4 2 -3 5 6 0 4 देन 1 5 -7, यहाँ भी 1 5 -7। तो ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट के 2 एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने माइनर और कोफैक्टर निकाला था। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनके कोरस्पॉन्डिंग भी हम माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए माइनर ऑफ 5, और ये जो 5 है वो वास्तव में A13 लोकेशन पर है। तो इसका जो माइनर होगा इट विल बी डिनोटेड बाय M13, और इसकी जो वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 5 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं इस तरह से, और जो बचा हुआ पोर्शन है उससे हम इसका माइनर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6015, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 30 - 0 इट इज इक्वल टू 30। ये हो गया माइनर, M13 हो गया। अब यदि मुझे A13 कैलकुलेट करना है तो A13 चूंकि सफिक्सेज का जो सम है यहाँ पर 1 + 3 हो रहा है, और ये 1 + 3 जो है वो एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन, तो ये वापस प्लस ही हो जाएगा। तो इसका जो कोफैक्टर है वो माइनर के इक्वल ही होगा, और ये हो गया 30। तो इस तरह से मैं माइनर इसका भी निकाल लिया है। तो 2 का भी हो गया, -3 का भी हो गया, 5 का भी हो गया। और यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया है, यहाँ 2 का -3 का हमने माइनर कैलकुलेट किया था, और इसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो 5 का माइनर कैलकुलेट किया है। तो अब इसी तरह से 6 का भी माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज में मुझे माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर ऑफ 6, और 6 यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके जो माइनर है उसको हम M21 कहेंगे। और M21 हम फाइंड आउट करने के लिए ये जो 6 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट होगा वो माइनर को रिप्रेजेंट करेगा, -3 5 और 5 -7, और इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 6 है उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आ रहा है 21 - 25, और इट इज इक्वल टू -4। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है, ये तो था माइनर, अब हम कोफैक्टर लिखें, कोफैक्टर ऑफ 6, और इट विल बी डिनोटेड बाय A21, और A21 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 और M21। तो ये आ जाएगा -M21। तो यहाँ जो कोफैक्टर है वो अपोजिट ऑफ माइनर आ रहा है, ये +4 आ गया। इस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके हम कोफैक्टर, यहाँ इवन 0 का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइनर ऑफ 0 चाहिए, माइनर ऑफ ये जो 0 एलिमेंट है उस 0 का हमें माइनर और कोफैक्टर चाहिए, इस 0 का चाहिए। तो जो 0 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम माइनर लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 0, और 0 इज एक्चुअली
एट दिस लोकेशन A22, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा इट विल बी इक्वल टू M22, और M22 हो गया ये जिस रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट करने के बाद 2, 5 और 1 -7, और इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया माइनस का 14 और माइनस का 5, इट इज इक्वल टू माइनस के 19। ये हो गया माइनर। और यदि हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0 विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 और M22। लेकिन -1 रेज टू द पावर इवन, तो ये वापस M22 ही हो गया, और M22 की वैल्यू है -19। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट एलिमेंट्स के कोफैक्टर और माइनर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये जो रिजल्ट है ये हम काम में लेते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते समय। और ये ऐसा क्यों होता है ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने जब किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया था, जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है और सेम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सपोज ये है हमारे पास 2 -3 5 और 6 0 4 और 1 5 -7, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब जब हमने इसका एक्सपेंशन किया था तो वास्तव में हमने किया क्या था, इसका एक्सपेंशन करते समय हमने, सपोज इसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो हम लिखते क्या हैं, पहले लिखते हैं 2, और इस 2, ये 2 जिस रो और कॉलम में है उसके जो सफिक्सेस का सम देखेंगे, तो यदि वो इवन है तो इसके साथ हम प्लस साइन लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम ये जो 2 एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करके जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लिख देते हैं ऐसे 0 4 5 -7, इस तरह से करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था वो भी लिख लेता हूँ। यहाँ हमने वास्तव में ये -1 रेज टू द पावर 1 + 1 किया है, और सिमिलरली फिर जो सेकंड है उसमें लिखा है प्लस -1 रेज टू द पावर 1 + 2, फिर सेकंड एलिमेंट लिखते थे हम, और फिर सेकंड एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको लिखते थे। तो सेकंड जो एलिमेंट है -3 जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करने के बाद हम ये लिखते थे 6 4 1 -7, और इसके बाद हम आगे बढ़ते थे, फिर लिखते थे -1 रेज टू द पावर 1 + 3, और इसके बाद फिर जो थर्ड एलिमेंट को लिखा 5, और 5 जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करते थे, और जो बचे हुए एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनती थी उसको लिख देते थे। इस तरह से करते थे। यदि मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये -1 रेज टू द पावर 1 + 1, और ये है 2, और ये वास्तव में M11 ही है, क्योंकि ये जो A11 एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ही है ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो 0 4 5 -7 है, इसको मैं M11 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ जो है -1 रेज टू द पावर यहाँ 1 + 2 है, और यहाँ ये -3, और इसको मैं लिख सकता हूँ M12। और इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ ये -1 रेज टू द पावर, यहाँ मैंने क्या किया 1 + 3, और ये है 5, और इसको लिख सकता हूँ M13, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद देखिए ये जो -1 रेज टू द पावर 1 + 1 है, और ये जो 2 है वो A11 है। अब ये -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, इसको मैं A11 लिख सकता हूँ। तो देखा जाए तो ये जो है इसको मैं यहाँ के हिसाब से देखें तो ये तो 2 तो हो गया A11, ये हो गया A11, दिस 2 ये तो है A11, और ये जो -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और M11 है इसको मैं लिख सकता हूँ A11, और यहाँ जो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इसको लिख सकता हूँ A12, यानी कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट A12। तो ये हो गया A12, और ये हो रहा है A12, क्योंकि M12 टाइम्स -1 रेज टू द पावर 1 + 2, ये हो गया A12। सिमिलरली जो ये 5 है ये वास्तव में A13 है, और ये जो -1 रेज टू द पावर 1 + 3 इंटू M13 ये A13 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है वो वास्तव में इस तरह से हो रहा है कि हमने जो फर्स्ट रो ली है, यहाँ हम यदि फर्स्ट रो लेते हैं ये A11 A12 A13 लेते हैं, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है A11 A12 और A13 के जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, तीनों एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर है A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, इनको उन एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके यदि हम सम कर देते हैं तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो यही कहना चाह रहा है कि यदि मान लीजिए हमें किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट्स है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, जैसे यहाँ फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया। जैसे A11 को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11 से, इसी तरह से स्मॉल A12 को कैपिटल A12 उसके कोफैक्टर से, इसी तरह से A13 को इसके कोफैक्टर से पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया। और प्रोडक्ट करने के बाद फिर हम उनका सम कर लेते हैं। पहले तो प्रोडक्ट किया, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, फिर उन प्रोडक्ट का हमने सम फाइंड आउट किया या सम किया। तो सम करने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये जो हम एक्सपेंशन जो करते थे किसी भी डिटर्मिनेंट का, और यहाँ हम जो है यदि हमें कोफैक्टर्स मालूम है तो उसकी मदद से हम आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इस चीज को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ सपोज से एक डिटर्मिनेंट है और ये इस तरह से है ABCD। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A11 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसी तरह से A12 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यहाँ मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको लिखा है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में यदि मैं लिखता हूँ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो मेरा जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि पहले हम किसी भी रो के एलिमेंट ले लेंगे, उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम सम फाइंड आउट कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ इस फॉर्मूला से। तो यहाँ A11 तो हो गया स्मॉल a, और कैपिटल A11 निकालने के लिए हम लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 1+1 और माइनर M11। और यहाँ ये जो M11 है वो कितना हो गया, ये जो M11 है वो डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 1+1 और M11 लिखना पड़ेगा। और M11 के लिए जो ये स्मॉल a एलिमेंट जिस रो कॉलम में उसको एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसको लिख देंगे D, और इसके बाद लिखेंगे A12। तो A12 यहाँ पर हमारे पास है B, और फिर हम लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 1+2, और फिर ये जो B एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है, ये B इस रो और कॉलम में उसको हटाने के बाद बचता है C, तो ये लिख देंगे C। तो ये जो आंसर हो गया इसका पूरा AD - BC। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि इसका एक्सपेंशन में इसके रिस्पेक्ट में नहीं करता और इसका एक्सपेंशन में कर देता हूँ, लेट अस सपोज इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो स्थिति आएगी A11 और इसी तरह से ये जो C है वो हो गया A21 और फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो गया कोफैक्टर हो गया A21। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो A11 तो स्मॉल a है और ये हो गया -1 रेज़ टू द पावर 1+1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर है M11 उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो ए जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं तो D, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर A21 जो है वो हो गया हमारा A21 जो है वो है C, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज़ टू द पावर A21 यानी कि 2+1, और फिर ये जो 2 ये C जिस रो और कॉलम में उसको हटाने के बाद बचता है B, तो यहाँ लिख देंगे ये माइनर M21 इसकी वैल्यू हो गई B। अब यदि हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी आ रहा है AD - BC। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हम एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि एक पर्टिकुलर रो को ले लेता हूं लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं A11 और A12, ये मैंने एलिमेंट तो ले लिए फर्स्ट रो के, एलिमेंट तो ले लिए फर्स्ट रो के A11 और A12। ये जो A11 और A12 ये जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, लेकिन कोफैक्टर में किसी दूसरी रो के ले लेता हूं, जैसे सेकंड रो के ले लेता हूं। सेकंड रो के कोफैक्टर होते हैं A21 और A22। तो यदि मैं एलिमेंट तो ले लेता हूं किसी एक रो के और कोफैक्टर ले लेता हूं किसी दूसरी रो के, और यदि मैं इसकी उनका पहले तो प्रोडक्ट कर लेता हूं फिर सम फाइंड आउट करता हूं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं कितनी आती है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ देखिए A11 ये तो A है और A21, अब चूंकि इसमें जो 21 से स्पष्ट है कि ओड है तो माइनस साइन तो लगना ही है, तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 रेज़ टू द पावर 2+1, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे अगर सफिक्स का सम ओड है तो हम इसके साथ डायरेक्ट माइनस साइन लगाकर इसकी वैल्यू माइनर की तरह ही कैलकुलेट कर लेंगे, केवल अपोजिट टू माइनर हो जाएगा।
साइन जो है अपोजिट टू माइनर हो जाएगा यदि यहाँ सफिक्सेस का सम ऑड है। तो यहाँ हो गया -1⁻2 + 1। अब 821 मतलब ये जिस रो और कॉलम में उसको उठा देते हैं, तो 821 है ये वाला C है, तो ये जो C है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हटाया, और इसके बाद जो है यहाँ मैं इसको थोड़ा ढंग से कर देता हूँ। ये जो यहाँ हम 821 फाइंड आउट कर रहे हैं, हम 821 फाइंड आउट कर रहे हैं, और 821 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, 821 मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा, और C के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो C जिस रो और कॉलम में है उसको हटाएंगे, और उसके बाद में ये जो B आ रहा है इससे हमें ये माइनर हुआ, और ये माइनर हम यहाँ लिख देंगे B इस तरह से। सिमिलरली जो A12 है, अब A12 कहाँ है, A12 है B, तो इसको लिखेंगे +B, और ये जो कोफैक्टर निकालना तो -1⁻² लिखेंगे 2 + 2, और इसके बाद ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर M22 चाहिए। अब M22 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि M22 कहाँ पर है। तो M22 जो है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट दिस D के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब D के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर हमें फाइंड आउट करना है, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, और ये जो स्मॉल a है दैट विल बी इक्वल टू M22। तो ये हम M22 यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया A। अब यदि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आ रही देखो -AB + AB, और ये इज इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल रिजल्ट है। एक्चुअली ये क्या होता है, यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स लिए और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर ले रहे हैं, हम यहाँ जो ये जो ले रहे हैं ये वास्तव में ये दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रो 2, ये तो रो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, कोफैक्टर तो रो 2 के हैं, और ये जो एलिमेंट्स लिए हैं दिस वन और दिस, ये जो एलिमेंट्स लिए हैं ये दोनों हमने लिए हैं रो 1 के। तो किसी एक रो के तो हम एलिमेंट ले लेते हैं और कोफैक्टर हम किसी दूसरी रो के ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके यदि हम सम फाइंड आउट करते हैं तो दैट सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये हमेशा होता है, चाहे हम ये तो 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी, यदि 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट भी होती तब भी आंसर जो है वो 0 ही आता। तो यहाँ है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से एलिमेंट ऑफ ए रो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था फर्स्ट रो ली थी और उसको सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। हम किसी भी एक कॉलम को ले सकते हैं, किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट ले सकते हैं और किसी दूसरी कॉलम के कोफैक्टर से जो है यदि हम मल्टीप्लाई करके फिर हम उनका सम फाइंड आउट करते हैं तो दैट सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा। यहाँ हम देख रहे थे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और ये जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी दूसरे मतलब बड़े डिटरमिनेंट के केस में भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके लिए सपोज मैं यह ले लेता हूँ, एक डिटरमिनेंट ली और डिटरमिनेंट मेरे पास वही पुरानी एक एग्जांपल ले लेते हैं 2, -3, 5 और 6, 0, 4 और 1, 5, -7। यदि मुझे इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर रो लेंगे और सपोज जैसे मैंने फर्स्ट रो ली और फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है A11, A12, A13, यदि इनको मैं इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ A11, A12 और A13, तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल ही होगी। जैसे यहाँ A11 तो हो गया 2 और चूंकि A11 है तो प्लस ही लगा देता हूँ और फिर M11 फाइंड आउट करते हैं तो M11 के लिए हटा देते हैं तो 0, 4, 5, -7, ये जो M11 है इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ रहा है 0, -20, तो ये हो गया -20। और यहाँ पर ये A12 यहाँ पर है -3 और यहाँ पर जो A12 है तो चूंकि यहाँ पर इनका जो सफिक्सेस का सम ओड है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं -1 टाइम्स अब M12 लिखेंगे क्योंकि A12 जो है वो वास्तव में -M12 के इक्वल ही है और यहाँ A11 जो है वो M11 ही है क्योंकि यहाँ जो है सफिक्सेस का सम इवन है और A13 जो है वो वापस M13 होगा क्योंकि यहाँ भी सफिक्सेस का सम इवन है। तो यहाँ ये A12 तो हो गया -1 टाइम्स M12। अब M12 फाइंड आउट करने के लिए -3 जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं 6, 4, 1, -7 इसको कैलकुलेट करते हैं तो -42 और -4 यानी कि -46 आ जाएगा।
और इसी तरह से जो A13 है वो है 5 और यहाँ A13 जो है M13 के इक्वल ही है। तो ये जिस रो और कॉलम में है 5 उसको हटा देते हैं, तो यहाँ 6015 सोल्व करते हैं तो 30 आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पर आ गया माइनस का 40 और यहाँ हो रहा है प्लस नहीं माइनस ही आ गया, ये यहाँ पर जो है माइनस ही आ रहा है, यहाँ हो गया माइनस और 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और 13, इस तरह से वैल्यू हो गई। और इसकी वैल्यू हो रही है 150। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो 2 था, इसके बाद ये हो रहा है माइनस का 20, तो ये माइनस का 40 आ गया। इसके बाद यहाँ हो गया प्लस का 3 और माइनस का 42 और माइनस का 46 हो रहा है। तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ हो रहा है 30 × 5 यानी कि 150। अब 150 और माइनस की 138 ये हो गया 12, प्लस का 12, प्लस के 12 को अगर इसमें साथ मिक्स करते हैं तो माइनस का 28। तो इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि जो फर्स्ट रो है, रो के एलिमेंट तो मैंने ये ले लिए A11, A12 और A13 ले लिए, लेकिन जो कोफैक्टर है वो मैंने थर्ड रो के ले लिए। यानी कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो थर्ड रो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर ले लेता हूँ। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो हो गए A31, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A32 और फिर A33, क्योंकि ये A31, A32, A33 एलिमेंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है रो 3 के जो कोफैक्टर है वो है A31, A32 और A33। और फिर इनका प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ सम कर देता हूँ और इसकी वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं ये तो लिए हैं मैंने फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले लिए मैंने किसी दूसरी रो के। तो ऐसा करने से जो प्रोडक्ट निकालकर यदि हम सम फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स ले लें और किसी दूसरी कॉलम के कोफैक्टर ले लेते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करके यदि सम करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। तो A11 तो यहाँ पर साफ ही है, A11 तो यहाँ पर 2 है। और अब यदि A31 निकालना है, यदि मुझे A31 निकालना है तो A31 निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये जो A31 यानी कि तीसरा एलिमेंट ये है, तो इन दोनों को हटाने के बाद जो बचता है उसको लिखना पड़ेगा। और चूंकि ये इवन है, 3 और 1 का सम इवन है, तो यहाँ पर A31 M31 के इक्वल होगा। तो M31 हम यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है -3504, ये M31 है, तो ये कैलकुलेट करें तो आ रहा है माइनस के 12 है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस के 12 है। सिमिलरली जो A12 है वो है -3, ये -3। और फिर हम A32 निकालेंगे तो ये -1 टाइम्स M32 हो गया। अब M32 हम कैलकुलेट करते हैं, तो M32 कैलकुलेट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है A32 यानी ये एलिमेंट, ये जिस रो और कॉलम में उसको हम हटा देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उससे जो डिटरमिनेंट बन रही है वो M32 हो गई। तो 2 5 6 4, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 4 जा 8 और माइनस के 30, 8 माइनस 30, तो ये आ गया यहाँ पर माइनस के 22। सिमिलरली जो A13 है वो देखें यहाँ पर A13 यहाँ पर 5 है, और चूंकि ये A33 है तो A33 जो है यहाँ सफिशिएंस का सम इवन है, तो ये M33 के इक्वली हो गया। तो M33 जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये M33 है, तो उसके ये इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं और उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचती है वो हो गया M33। तो इसको सोल्व करते हैं तो हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 18, क्योंकि -18 आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई और फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस का 18 तो प्लस का 18 हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं कितना आता है, ये आ गया माइनस का 24 और यहाँ माइनस हो रहा है तो ये प्लस वापस माइनस हो गया माइनस के 66 और ये हो रहा है यहाँ पर 90। और यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम एलिमेंट्स तो ले रहे हैं किसी एक रो के, जैसे यहाँ हमने लिया है रो 1, और जो कोफैक्टर लिए हैं, ये जो कोफैक्टर लिए हैं दिस वन और ये जो कोफैक्टर लिए हैं वो हमने ले लिए किसी दूसरी रो के, जैसे यहाँ ले लिए मैंने रो 3 के। तो रो 1 के तो मैंने एलिमेंट्स ले लिए और कोफैक्टर ले लिए किसी दूसरी रो के, और फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके यदि हम सम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम बिना कैलकुलेशन करे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है वो 0 आना है। तो
ये था माइनस और कोफैक्टर्स। यदि हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम सम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। और यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स लेकर किसी दूसरी रो या कॉलम के जो कोफैक्टर है उनसे यदि हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।